हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब यार, मैं तो पूरा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ आप लोगों की सपोर्ट देखकर। सब्सक्राइबर 150 के आसपास चले गए हैं, इंग्लिश नहीं आती मेरे को। और व्यूज़ यार 50 20 30 लाइक्स क्या 10 भी नहीं जा रहे हैं मेरे। क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन, या हम कुछ और ट्राई करें? आप लोग बताइए प्लीज़, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा अपने कंटेंट को और बढ़ावा दे सकें। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा था लफड़े हज़ार होते हैं, ठीक है, जाकर देख लो। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बाइजे भीड़ के बीच खड़ा था। उसके शानदार कपड़े भी उसके चेहरे पर दिखती हुई बुरी एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पा रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था जैसे वो कोई इविल मॉन्स्टर बन चुकी हो। लिन फेंग की बातों ने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया था। अगर वो फाइट नहीं करता तो लोग उसे मजाक बना सकते थे। लिन फेंग और जू क्यू की फाइट ने किसी को लिन फेंग की असली स्ट्रेंथ समझने का मौका नहीं दिया था। किसी ने भी उसकी असली पावर भी प्रॉपरली नहीं देखी थी। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि लिन फेंग से वीक, मतलब लिन फेंग पावरफुल था जिस बंदे से फाइट होती उसे। ये लगभग 16 साल का है लेकिन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। शायद सेकंड लिन की लेयर की पीक पर है और जुओ की से भी काफ़ी स्ट्रांग है। बाइजे खुद को समझाते हुए सोचता है। बाइजे थर्ड लेयर तक पहुंच चुका था और चाहे तो आसानी से जू क्यू, मतलब उस लड़की को हरा सकता था, ठीक है। शुरू में उसने सोचा था कि लिन फेंग बस एक भिखारी लड़का है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और पर्सनैलिटी ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। उसके गिरा हुआ अपीयरेंस उसकी स्ट्रेंथ और नेचर से मैच नहीं कर रही थी। बाइजेक कन्विंस नहीं था क्योंकि उसने ये फाइट में जीता या हार दोनों का कोई फायदा नहीं हुआ था, मतलब यह बकचोदी थी, ठीक है। अगर वो जीता तो उसे कोई तारीफ नहीं करता। एक भिखारी को हराना कोई बड़ी बात नहीं होती। वही मतलब, जीता तो भी कुछ नहीं, हारा तो मतलब ऐसा हुआ कि भिखारी से हार गया, ठीक है। तभी बाईजी खतरनाक आवाज में कहता है, क्या तुम पक्का चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ूं या अपनी स्ट्रेंथ ही दिखाऊं? लिन फिंग सर हिलाकर कहता है, पक्का चाहता हूं। बाइजे और भी खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या तुमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है? अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा दी तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। लिन फिंग हंसी के साथ कहता है, तुम अमीर और हाई स्टेटस वाले कल्टिवेटर्स की जुबान कितनी गंदी होती है। तुम लोग बोलने की में एक्सपर्ट हो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। ये बोलते वक्त लिन फेंग एक नज़र जुओ क्यू पर भी डालता है। उसके लिए वो लड़की बाइजिन, दोनों लोग एक ही बराबर थे, ठीक है। भाई नाम बहुत दिक्कत देता है यार इसमें, ठीक है। भीड़ में से आवाज आती है, हाँ हाँ हाँ, सुना तुमने? बाइजे को बोलना बंद कर देना चाहिए। दूसरी आवाज कहती है, हाँ बिल्कुल। आवाजें आने लगती हैं। आम लोग एक्साइटेड थे लेकिन रिच और नोबल कल्टिवेटर्स गुस्सा बढ़ता जा रहा था उनका। वो तुरंत लिन फेंग को मार देना चाहता था। बाइजे वो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम सच में अपनी एक्शंस के बारे में नहीं सोचते? लिन फेंग भी एक कदम आगे बढ़कर बोलता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम मुझे भिखारी बुलाते हो तो तब तुम कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगत सकते हो? उसकी बॉडी से तेज और ब्रूटल की निकलने लगती है। बाइस प्राउड के साथ कहता है, मैं नोबल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं मतलब बकचोदी करता है, ठीक है, बहुत पावरफुल बन चुका, थर्ड लेवल पर हूँ, ऐसा वैसा। वो एक और कदम बढ़ाता है और उसकी ठंडी सी की सीधे लिन फेंग की तरफ अटैक कर चुकी थी। उसके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देगी ऐसी पावर थी उसमें। लेकिन लिन फेंग तेज और साफ टोन में कहता है, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं खुद पर डिपेंड करता हूँ। मैं 16 साल को, ये भी बकवास पेलता है। अचानक एक डेंजरस स्वॉर्ड की हवा में घूमती है। जमीन और आसमान दोनों में वाइब्रेशन फैल चुकी थी। भीड़ शॉक हो जाती है। लिन फेंग बाइजे के सेम लेवल पर था, सेकेंड लेवल पर। बेटर एनवायरनमेंट मिला था और वो लिन फेंग से 2 साल बड़ा भी था, फिर भी दोनों में सेम लेवल पर थे। मतलब इससे पता चलता था कि लिन फेंग टैलेंटेड था। कुछ लोग कहते हैं कि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उसके पास सेलेस्टियल एकेडमी का रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। जो क्यू चुप खड़ा था। अब उसे समझ आ रहा था कि लिन फेंग उन सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। बाइजे भी उसके सामने फीका था, ठीक है। जब लिन फेंग की फोर्स बाइजे की बॉडी से टकराती है, बाइजे को लगता है जैसे वो हार रहा हो। वो पीछे हटने लगता है, अपनी फुल पावर रिलीज करता है, लेकिन लिन फेंग की फोर्स उसे ज्यादा पावरफुल और शार्प होती है। बाइजे कहता है, कल्टीवेशन में स्पीड के अलावा स्किल्स और टेक्निक भी मैटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पिरिट। मेरे पास बीस्ट स्पिरिट है, वाइट स्पिरिट, मतलब स्नेक स्पिरिट है। तुम मुझे कैसे कम्पिटिट करोगे मुझसे? एक स्नेक शैडो और डरावनी आंखों से उसके सर पर अपीयर होती है। लिन फेंग मुस्कान के साथ कहता है, स्पिरिट जरूरी होता है लेकिन कुछ लोग स्पिरिट
यूज़ करके भी अटैक नहीं झेल पाते। वो अपनी स्पीड टेक्निक यूज़ करता है और सीधे बाइजी के सामने आकर एक उंगली उठाता है। बाइजी ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम मरना चाहते हो? वो अटैक ब्लॉक करने के लिए हाथ उठाता ही है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि लिन फेंग की उंगली स्वॉर्ड जैसी शार्प हो चुकी है। वो कहता है, मैं अटैक डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वो उंगली उसकी डेथ है। भीड़ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाइजे को लगता है कि वो स्वॉर्ड की से घिर चुका है। रैप की आवाज के साथ उसके हाथ पर ब्लड की पतली से लाइन दिखने लगती है। उसकी पूरी बॉडी प्रेशर में आ चुकी थी। रिट्रीट, बाइजी पीछे हटना चाहता था, लेकिन लिन फेंग की फोर्स और डेंजरस होती जा रही थी। लिन फेंग कहता है, मर जाओ। उसकी उंगली से तेज लाइट इमिट होती है और हवा से तक काटने लगती है। बाइजी दर्द से कर्रा उठता है। उसकी व्हाइट स्नेक स्पिरिट भी टूट चुकी होती है, गायब हो चुकी थी। वो घुटनों पर गिर चुका था। सब लोग शॉक में थे। भीड़ देख रही थी। बाइजी ब्लड से तड़प रहा था। सिर्फ एक उंगली इतनी डेंजरस। लिन फेंग ने बिना स्पिरिट रिलीज किए बाइजी को हरा दिया था। लिन फेंग खुद भी थोड़ा हैरान हो चुका था। वो सोचता था, अभी मैं पूरी तरह स्वॉर्ड फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स में यूज कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ उसी की पावर से उसने बाइजी को ओवर पावर कर दिया था। उसने स्वॉर्ड पाथ में बड़ा प्रोग्रेस हासिल कर लिया था। इसी से पता चलता है वो धीरे धीरे समझ रहा था कि बॉडी और स्वॉर्ड फोर्स को कैसे कंबाइन करना है। बाइजे ब्लड खांस रहा था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर पहले वो एरोगेंट था, अब हरा दिया गया था एक उंगली से। लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, तुम खुद को जीनियस बोलते हो, अपनी वेल्थ और स्टेटस को प्राउड करते हो, मुझे भिखारी बुलाते हो, अब क्या करोगे? ये बात सीधे बाइजी के दिल पर लगती है। बाइजी हारा नहीं था, बल्कि सब रिच कल्टिवेटर्स भी इंसल्ट फील कर रहे थे। उन सबको लगता था जैसे लिन फेंग ने उन सबको एक साथ थप्पड़ मार दिया हो। कुछ देर पहले तक सब लोग लिन फेंग को घमंड से भिखारी बुला रहे थे। अब असली भिखारी ने न सिर्फ जुओ क्यू को थप्पड़ मारा था, बल्कि बाइजे को जलील भी कर दिया था। इनडायरेक्टली सबको थप्पड़ जैसा महसूस करा दिया था। उन सबका घमंड टूट चुका था। अगर लिन फेंग भिखारी था तो फिर वो लोग क्या थे, पता नहीं। लिन फेंग सीधी आवाज में कहता है, तुम सब एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अपनी गलतियों से कुछ सीख पाओगे। ये सुनते ही रिच कल्टिवेटर्स और गुस्से में आ जाते हैं। एक ठंडी आवाज आती है, चुप हो जाओ, मुझे इससे लड़ने दो। सब लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। भीड़ में से कोई कहता है, रोंग यान, अपने से स्ट्रांग इंसान को चैलेंज मत करो, वरना सीधे मौत मिलेगी। क्यों ना तुम मुझसे लड़ लो। भीड़ में बहस शुरू हो जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे बोलने दो। उसकी आवाज सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। सेलेस्टियल एकेडमी के टीचर्स बहुत पावरफुल थे, इसलिए कोई उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करता। इंपीरियल सिटी में जितने भी टीचर्स थे, सब पहले से ही काफी फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सन थे। वो सब हाई स्टेटस वाले लोग थे जो ट्रेन करते थे, इसलिए उनकी पोजीशन बहुत हाई थी। बूढ़ा आदमी भीड़ की तरफ देख कर कहता है, ड्रामा बंद करो, आज का दिन क्या है ये मत भूलो। सब तुरंत चुप हो जाते हैं। वो बाइजी के पास जाता है और ठंडी आवाज में कहता है, खड़े हो जाओ। बाइजी शर्मिंदा होकर उठता है। उसका सर झुका हुआ था। उसकी एक उंगली से हारना उसके लिए बड़ी बेइज्जती थी। बाइजी धीरे से कहता है, टीचर। बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, तुम्हें अभी भी मुझे टीचर बुलाने में शर्म नहीं आती? बाइजी और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, कल्टीवेशन का रास्ता सिर्फ स्ट्रांग होने का नहीं होता, सबसे जरूरी होता है दिल और दुनिया को स्ट्रांग, बॉडी को स्ट्रांग बनाना। कभी खुद को सबसे स्ट्रांग मत समझना। तुम सिर्फ जीत सकते हो, ग्लोरी के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी गोल्स के लिए भी बकचोदी देता है। वो ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। ये बातें बाइजी के दिल को लगती हैं। बाइजी झुक कर कहता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, अब जाओ और खुद पर ध्यान दो। फिर वो लिन फेंग की तरफ देखता है। लिन फेंग भी उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। इतने कम शब्दों में उसने बाइजी का माइंडसेट बदल दिया था। लेकिन फिर भी वो एकेडमी का टीचर था और लिन फेंग ने एकेडमी के स्टूडेंट्स को इंसल्ट किया था। बूढ़ा आदमी कहता है, रजिस्ट्रेशन के दिन तुम यहाँ आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है? लिन फेंग हैरान रह जाता है। बूढ़ा फिर कहता है, तुम मेरे स्टूडेंट को प्रोवोक और इंसल्ट क्यों कर रहे हो? रिच कल्टिवेटर्स के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उन्हें लगता है लिन फेंग फंस चुका है। ऑर्डिनरी लोग समझ जाते हैं कि टीचर जानबूझकर लिन फेंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता। लिन फेंग गुस्से और हैरानी के मिक्स कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ कहता है, जब जुओ क्यू मुझे अटैक करने वाला था तब आपने कुछ नहीं कहा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब आप कह रहे हो कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। क्या आप अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं? एनीवे, और वीक को बुली करना? बूढ़ा आदमी जोर से कहता है, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? वो गुस्से में था और बोलता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले?
लिन फेंग अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ पावर का मिसयूज है। डुआन फेंग बोल पड़ता है, आप इतने अनफेयर कैसे हो सकते हो? पहले उन्होंने ही प्रवोक किया था। बुढ़ा आदमी उसे घूर कर कहता है, चुप हो जा, तुम भी एकेडमी के स्टूडेंट हो क्या? तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? डुआन फेंग कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन तभी लिन फेंग उसे रोक देता है। वो कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। फिर वो बुढ़े आदमी की तरफ देख कर कहता है, तो आप क्या करना चाहते हो? बुढ़ा आदमी सीधी आवाज में कहता है, एकेडमी की रेपुटेशन खराब करना बड़ा क्राइम है, तुम्हें मरना चाहिए। लेकिन आज का दिन स्पेशल है, इसलिए मैं तुम्हारी कल्टिवेशन सिर्फ ट्रिपल करूंगा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ थी। एक और मोजी आ गया, ठीक है, इसे मोजी कहेंगे हम लोग। लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, मेरी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करना आपको बहुत आसान लग रहा है? इस दुनिया में पावरफुल लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर वो मरना चाहे तो मार देते हैं, अगर डिस्ट्रॉय करना चाहे तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिन फेंग बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मिंग किंग उसके साथ थे। मिंग किंग ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, और वो बिना वजह कुछ नहीं बोलती थी। तभी एक शांत आवाज आती है, टीचर, इतना गुस्सा करना जरूरी है क्या? भीड़ में से एक लड़का आगे आता है और कहता है, ये लड़का एक जीनियस था, अगर ये एकेडमी ज्वाइन करे तो फ्यूचर में बड़ा पावरफुल बन सकता था। वो लड़का वेन आउजू था। उसके चेहरा शांत और सुंदर था, आवाज बहुत मदहोश करने वाली थी। लोग हैरान थे। बुढ़ा उसकी बात सुनकर सर हिलाता है। फिर वो लिन फेंग से कहता है, तुम क्या सोचते हो? लिन फेंग कहता है, अगर बात एकेडमी ज्वाइन करने की है तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बुढ़ा आदमी शौक हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम क्या रिजेक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हें एक चांस दिया था, अब जब तुमने खुद मना कर दिया तो मुझे दोष मत देना। वही यार, इसमें वही चल रहा है कॉन्सेप्ट बकचोदी वाला। तभी एक आवाज है, टीचर गुस्सा मत करिए, मैं इसे मना लूंगा। आओ जू शांत आवाज में कहता है। उसको पूरा अपीयरेंस बिल्कुल साफ था, जैसे कपड़ों पर धूल तक का एक जर्रा तक ना हो। जर्रा जर्रा याद सॉन्ग आ गया मुझे, ठीक है। वेन आउजी लिनफिंग की तरफ देखते हुए कहता है, सेलेस्टियल एकेडमी शायद इतनी फेमस ना हो, लेकिन तुम यहाँ स्टूडेंट बनोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये इतनी ग्रेट है। तुम अपनी नेचुरल एबिलिटीज को पूरी तरह यूज कर पाओगे और एक कल्टिवेटर के रूप में काफी इंप्रूव करोगे। इस बात में तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। उसकी खूबसूरत आंखें सीधे लिन फेंग पर टिकी होती हैं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लिन फेंग सीधे टोन में कहता है, तुम्हारे टीचर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। रिच कल्टिवेटर्स के चेहरे उतर जाते हैं। लिन फेंग सीधे उनकी बेइज्जती कर रहा था। टीचर भी शॉक हो जाता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठती है। उसे लगता है कि लिन फेंग सिचुएशन समझ नहीं रहा है और हद से आगे बढ़ रहा है। विन आउजियू सर हिलाकर कहता है, तुम्हारी सोच बायस्ड है, तुम सिचुएशन को सिर्फ एक साइड से देख रहे हो। लिन फेंग फिर कहता है, लेकिन लिन फेंग अब भी कन्विंस नहीं होता। उसके लिए एकेडमीज और सेक्ट्स का पर्पस सेम ही होता है। उसके दिमाग में यूनाहाई सेक्ट का वेनिस घूम रहा था। सबने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था। उसका गोल क्लियर था, यूनाहाई सेक्ट को दोबारा खड़ा करना और पुरानी गलतियों को रिपीट ना होने देना। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वेन आउजियू सही कह रहा है, तुम सिर्फ एक सरफेस देख रहे हो। दूर से एक बूढ़ा आदमी आता है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं सब रिस्पेक्ट से भर जाते हैं। वो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल था। सब हैरान रह जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल खुद लिन फेंग को इनवाइट कर रहा था। भीड़ में लोग धीरे से कहते हैं, क्या लिन फेंग इतना पावरफुल है कि एकेडमी के टॉप लोग भी उसे नोटिस कर रहे हैं? कुछ लोग जैसे जुओ क्यू और जोंगलिंग अंदर ही अंदर जल रहे थे। लिन फेंग के पास रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं था, फिर भी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल चुकी थी। वाइस प्रिंसिपल सीधे कहते हैं, एकेडमी में कुछ यूजलेस स्टूडेंट्स भी हैं, तुमने उन्हें इंसल्ट किया, वो सही पनिशमेंट थी। और ये टीचर ये नैरो माइंडेड है, मैं इसे तुमसे माफी मांगने को कहूंगा। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल एक टीचर से काफी माफी मंगवा रहा था सिर्फ लिन फेंग के लिए। तभी लिन फेंग भी हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही थी उसे। टीचर भी शौक में कहता है, वाइस प्रिंसिपल उसे घूरता है। टीचर डर हुआ था। टीचर लिन फेंग की तरफ मुड़ कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें वो सब बोला। वाइस प्रिंसिपल तुरंत कहता है, ज्यादा सिंसेरिटी दिखाओ। भीड़ और भी शौक हो जाती है। टीचर मजबूरी में कहता है, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यू आर एग्जैल्टेड। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, क्या कहते हो लिन फेंग? लिन फेंग उसे देखते हुए सोचता है, पीछे कुछ और रीजन है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। जब वो कुछ बोलने ही वाला था, अभी वाइस प्रिंसिपल उसे रोक कर कहते हैं, अगर तुम एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं
तुम्हें एक स्पेशल ऑफर देता हूँ, तुम बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के स्टूडेंट के सारे बेनिफिट ले सकते हो, कोई तुम्हें रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे, तुम्हें पर्सनल टीचर मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे फ्री में, और तुम जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। ये सुनते ही सबके दिल धड़कने लगते हैं। इतना बड़ा ऑफर, और भी वॉइस प्रिंसिपल की तरफ से। भीड़ में लोग अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि क्या इसका सरनेम डुआन है, क्या ये यू क्लैन से है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर पाता। लिन फेंग खुद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो पूछता है, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों दी जा रही है, इसका रीज़न क्या है? वो कहते हैं, इसे किस्मत समझो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे भी ज़िंदगी में किसी ने सपोर्ट किया था। लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। लिन फेंग समझ जाता है कि ऑफर को मना करना का कोई रीज़न नहीं है। वो कहता है, मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ। वॉइस प्रिंसिपल तुरंत कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जिसे चाहो ला सकते हो, तुम पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स पर होगा। लिन फेंग मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है। वॉइस प्रिंसिपल फिर कहते हैं, अच्छा अब सब लोग डिस्पर्स हो जाओ। फिर वो लिन फेंग को कुछ देता है। सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता क्या दिया। वेन आउजी मुस्कुराते हुए कहता है, सेलेस्टियल एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। लिन फेंग सर हिलाकर चलने लगता है। गेट के अंदर जाते ही लिन फेंग के सामने खूबसूरत पैलेसेस, रिवर्स और गार्डन्स आ जाते हैं। वो हैरान होकर कहता है, ये सब, हर जगह परफेक्शन थी, हर प्लेस का अपना यूनिक डिजाइन था। वेन आउजिव कहता है, यहाँ रहकर तुम सब एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे एक बड़ा पैलेस दिखता है जहाँ लिखा था सेलेस्टियल एकेडमी। वेन आउजिव देखता है, तुम यहाँ आकर कभी रिग्रेट नहीं करोगे, कहता है। लिन फेंग उसे देखकर पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? वेन आउजिव कहता है, सेम रीजन जो वाइस प्रिंसिपल ने कहा। लिन फेंग फिर कहता है, लेकिन हम तुम्हें पहले कभी नहीं मिले। वेन आउजी हल्का सा शर्माता हुआ कहता है, भाई ये लड़का मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लिन फेंग बचा ले अपनी इज्जत यार, तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही लगता है कि वो पसंद है, तुम उनमें से एक हो। लिन फेंग उसे अजीब नज़र से देखता है। वेन आउजिव तुरंत कहता है, दूर रहो, मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ, बच गया लिन फेंग। ये सुनकर लिन फेंग हंसने लगता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल टीचर एकेडमी के अंदर चल रहे होते हैं। वाइस प्रिंसिपल टीचर से खुश नहीं थे। वो पूछते हैं, अभी भी गुस्सा हो? टीचर कहता है, मैं आपका विरोध नहीं कर सकता। वाइस प्रिंसिपल हंसता है। वो कहते हैं, मैंने ये सब एक रीजन से किया है। याद है वो स्किल जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे थे? जाओ और ले लो, कह देना कि ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनते ही टीचर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी उदासी तुरंत खुशी में बदल जाती है। तो क्या स्किल है, क्या है, तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा हम लोगों को। तब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं लंबा वीडियो नहीं लेके आ सकता भाई, तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो मेरे को, ऐसे में थोड़ी लेके आओ लंबा वीडियो यार। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।